कौन कौन रह गया भाई? जैद है, तोपची है, शिवानी है। तीन ही लोग आए अभी तक। चलो, कोई नहीं। तीन आए हैं भैया, तीन से शुरू कर देंगे। चलो भाई, चैप्टर शुरू कर रहे हैं अपना अगले वाला। नोट्स हो तो नोट्स निकाल के रख लो, और नहीं हो तो कोई बात नहीं। ठीक है, ये एक चैप्टर बाकी है हमारा, इकोलॉजी का, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। इसको देख लेते हैं हम। ठीक है सब लोग। किसी को अगर कहीं पे कुछ होगा तो ऊपर आपके इसमें ही नीला सा निशान है इसका, चैट बॉक्स का। आप उसे टच करके वहां पे कुछ भी लिख के देख लियो। हर 2-3 मिनट के बाद में मैं चेक कर लूंगा चैट बॉक्स को कि आपने कुछ भेजा है नहीं भेजा। ठीक है। कुछ डाउट हो तो पूछ लियो, नहीं हो तो चुपचाप बैठे रहो बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी प्रॉब्लम के। ठीक है भैया। उम्मीद है आवाज ठीक ठाक से तुम्हें आई रही होगी। चलो खैर, तो चैप्टर शुरू करते हैं भैया। चैप्टर का नाम है हमारा बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। लास्ट चैप्टर बचा हुआ है ये हमारा बायोलॉजी का रिवीजन से। उसके बाद में आपको थोड़े दिन का गैप दे दिया जाएगा, और फिर बाद में देखेंगे कुछ नए सिरे से क्या शुरू करना है। वैसे तो मजे आ गए आप लोगों के। आ गए नहीं आ गए? कैसे आ गए मजे? एग्जाम पोस्टपोन्ड हो गए? अरे सर, यही तो हम चाहते थे, है? खैर, चलो। तो बायोडाइवर्सिटी ज्यादा टाइम न लगा करके निपटाने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन जो बनता है यहाँ से, और ये जो क्वेश्चन आपका बनता है वो बनता है एमसीक्यू वाला, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, कि बायोडाइवर्सिटी के टर्म देने वाले साइंटिस्ट का नाम क्या था। तो आंसर है इसका एडवर्ड विल्सन। ठीक है। बायोडाइवर्सिटी टर्म किसने दी थी भैया? एडवर्ड विल्सन ने दी थी। ईयरफोन लगा लेंगे सभी लोग। आवाज गूंज रही होगी शायद, माइक रिप्लेसमेंट के लिए जा रहा है तो भैया आवाज गूंज रही होगी, तो आप अपने ईयरफोन लगा लो तो आवाज आपके लिए कम गूंजेगी। ठीक है भैया। बीच बीच में चेक करता रहूंगा वैसे मैं आप सभी को। अभी तक ये 3-4 बच्चे हैं और कोई नहीं आया। साफ तो दिखाई दे रहा होगा? हाँ, साफ दिख रहा सबको। बहुत बढ़िया। मुझे भी साफ दिखाई पड़ रहा। चलो, अच्छी चीज है भैया। खैर, तो चलो, अगर हम बात करें बायोलॉजिकल वर्ल्ड में, तो बायोलॉजिकल वर्ल्ड में हमारे सामने बहुत सारे वेरिएशन देखने मिलते हैं। फॉर एग्जांपल, आप अपने आसपास क्या देखते हैं? अगर मैं आपको बोलूं कि आप अपने घर में चींटियों को देख करके बताएं कितने तरह की हैं, तब आप बोलेंगे कि जी हमारे घर में कई तरह की चींटियां देखने मिलती हैं। बर्ड्स के बारे में बात करते हैं, बर्ड्स कितने तरह के हैं। और तो और, अब हमारा सीजन चल गया किस चीज का? आम का चलने वाला है। तरबूज खरबूजा चल चुका, तो इनकी भी तरह तरह की वैरायटी है। सब क्या है? सब बायोलॉजिकल लेवल पे जो हमें वेरिएशन देखने मिलता है लाइफ का, जीन के लेवल पे, स्पीसीज के लेवल पे, यहाँ तक कि इकोसिस्टम के लेवल पे भी जो वेरिएशन आता है वो सब हम कहाँ देखते हैं? बायोडाइवर्सिटी के अंदर देखते हैं। समझ में आई बात आप लोगों के? चलिए, अब जो बायोडाइवर्सिटी के बारे में अगर हम बात करें, एनसीईआरटी के शुरुआत के पैराग्राफ में आपको एक छोटी सी बात लिख रखी कि हमारे आसपास लगभग इस वर्ल्ड में, इस अर्थ के ऊपर लगभग आपके 20,000 तरह की आंट होती है। लगभग 3 लाख स्पीसीज बीटल्स की पाई जाती हैं। 28,000 स्पीसीज मछलियां, और 20,000 स्पीसीज किसकी होती है? ऑर्किड्स की देखने मिलती हैं। समझ में आई बात? और तो चलो, अब शुरुआत कहाँ से होती है? देखो, पहला जो एमसीक्यू बनता है आपका वो यही से बनता है कि एडवर्ड विल्सन। अच्छा, मैंने आपको एक वो दी थी आज पीडीएफ, दो बच्चों ने कुल सॉल्व करी, जैद ने और तोपची ने, बाकी और किसी ने सॉल्व ही नहीं करी भाई। सो रहे क्या आप लोग? अरे करनी तो थी ना, वो क्विज थी, 20 क्वेश्चन थे उसके। अभी पहला पार्ट आया, उसका सेकंड पार्ट में लगभग 15 क्वेश्चन होंगे। वो भी ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन वाले चैप्टर का ही है। ठीक है भैया। तो बाकी जो भी है उसे सॉल्व कर लो। आप ही के बेनिफिट के लिए बनाई गई वो। ज्यादा ढीले मत पड़ो कि भैया अगर एग्जाम पोस्टपोन्ड हो गए तो पीछे को चादर तान के लेट जाओ। ऐसे काम नहीं चलने वाला। समझ में आई बात आप लोगों के? चलिएगा। तो जहां से वेरी फर्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है आपका? आपकी बायोडाइवर्सिटी कितने तरह की होती है? देखो, आपकी बायोडाइवर्सिटी 3 तरह की देखने मिलती है। एक स्पीसीज के लेवल पर, जेनेटिक्स के लेवल पर, और आपके इकोलॉजी के या इकोसिस्टम के लेवल पर बात करते हैं। तो सबसे पहली बायोडाइवर्सिटी आपकी वो है जेनेटिक डाइवर्सिटी। जेनेटिक डाइवर्सिटी हमें एक ही स्पीसीज के अंदर देखने मिलती है। स्पीसीज का मतलब, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर चावल है जी, राइस। राइस का एक स्पीसीज है। अब राइस की डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज है, आपने अपने आसपास देखी होंगी। वो सब क्या है? वो सब है जीन्स के लेवल पर डाइवर्सिटी, यानी जेनेटिक डाइवर्सिटी की बात चल रही है। दूसरा एग्जाम्पल आता है आपके मैंगो। मैंगो की लगभग आपकी कितनी वेरायटी है? 1,000 वेरायटी मैंगो की है। 50,000 वेरायटी आपकी किसके? चावल की है इंडिया के अंदर। तो ये सब किसके लेवल पर काम करती है? सब जीन्स के लेवल पर काम करती है। यानी जेनेटिक डाइवर्सिटी में एक ही स्पीसीज के अंदर आपको क्या देखने मिलता है? वेरिएशन देखने मिलता है, और उसको क्या बोलते हैं? जेनेटिक डाइवर्सिटी बोला जाता है। क्लियर है बात यहाँ तक? चलिएगा। तो ये थी आपकी क्या? जेनेटिक डाइवर्सिटी की। एक एग्जांपल इसमें काफी इंपॉर्टेंट आता है, वो आता है रोवोल्फिया वोमिटेरिया का। ठीक है। रोवोल्फिया वोमिटेरिया कहाँ पर पाया जाता है? आपके हिमालयन रीजन में पाया जाता है। ठीक है। नाम देखिएगा, अगर आपको सही साफ साफ दिखाई देता है तो अच्छी बात है। वैसे मुझे उम्मीद
रोल रोल्फिया है, क्या है स्पेलिंग इसकी? सही से, ROUWOLFI, वोमिटोरिया, ठीक है। हिमालयन रीजन में पाया जाता है। एक्चुअल में इसके अंदर एक एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है, इसका एक केमिकल होता है जिसका नाम क्या होता है, रेसेपिन। क्या नाम होता है? रेसेपिन नाम का केमिकल होता है जो आपको हार्ट पेशेंट के लिए यूज किया जाता है। तो डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन के बिहाफ पर आपके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोवोल्फिया वोमिटोरिया के प्लांट आपको हिमालयन रीजन में देखने मिल सकते हैं। तो उम्मीद है जेनेटिक डाइवर्सिटी आप लोगों की समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये था आपका जेनेटिक डाइवर्सिटी। जेनेटिक डाइवर्सिटी में हम एक ही स्पीसीज के अंदर जीन्स के लेवल पर जो डिफरेंस देखने मिलता है उसके बारे में बात करते हैं। क्लियर हो गया होगा आप लोगों को, उम्मीद है मुझे। ठीक है, चलिए एक बार मैं कमेंट सेक्शन देख लेता हूँ, किसी ने कुछ लिखा क्या? नहीं, किसी ने कुछ नहीं लिखा, बहुत अच्छी बात है, यानी ज्यादा होशियार हैं आप बच्चे, अच्छी बात है, समझ में आ रहा होगा। चलिए भैया, सेकंड डाइवर्सिटी आपकी आती है स्पीसीज डाइवर्सिटी। स्पीसीज डाइवर्सिटी का मतलब क्या है? स्पीसीज के लेवल पे बात करते हैं। देखिए यहाँ पर हम स्पीसीज के कंपोजिशन के बारे में बात करते हैं। फॉर एग्जांपल, हम यहाँ पर एग्जांपल आपका बड़ा फेमस है कि एम्फीबियंस लिया है। भाई एम्फीबियंस क्या है? एक आपका क्लास है, समझ में आई बात, जो आपके फाइलम वर्टिब्रेटा की आपके क्लास एम्फीबियन की कैटेगरी के अंदर आता है। अब इन्होंने ये देखा कि एम्फीबियंस की स्पीसीज ईस्टर्न घाट में और वेस्टर्न घाट में डिफरेंट डिफरेंट देखने मिलता है। इसे क्या बोला गया? स्पीसीज डाइवर्सिटी। यानी स्पीसीज की कंपोजिशन कितना है, स्पीसीज ज्यादा है कम है, कोई पर्टिकुलर। भाई हम बात करते हैं रेप्टाइल्स के बारे में, रेप्टाइल्स आपके कहाँ है? डेजर्ट के अंदर भी है। रेप्टाइल्स आपके कहाँ है? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के अंदर भी है। तो रेप्टाइल्स जो डेजर्ट के अंदर है और रेप्टाइल्स जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में है, उनके टाइप में, क्वांटिटी में, नंबर में, उन सभी चीजों में फर्क देखने मिल रहा है। तो यानी यहाँ पर हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? स्पीसीज के लेवल पर जाकर बात करते हैं कि स्पीसीज का कंपोजिशन में डिफरेंस क्या है, उसके लेवल पे जाके बात करते हैं। तो ये होता है आपका स्पीसीज डाइवर्सिटी। ठीक है भैया। तीसरा आता है आपका इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जिसे हम इकोसिस्टम के लेवल पर जाकर बात करते हैं। एग्जांपल, डेजर्ट में भी लाइफ है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में भी लाइफ है, अंटार्कटिका आर्कटिक में भी लाइफ है, एल्पाइन फॉरेस्ट में भी लाइफ होती है, ग्रासलैंड में भी लाइफ देखने मिलती है। लेकिन सभी के अंदर अलग अलग तरह की लाइफ वहां पर मौजूद होती है। सबका हैबिटाट अलग अलग है, सबका बायोम अलग अलग है। सो तो ये क्या होता है आपका? ये होता है आपका इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, यानी जहां पर डिफरेंट इकोसिस्टम, अलग अलग इकोसिस्टम के लेवल पर हम बात करते हैं। क्लियर है? तो ये पहला क्वेश्चन आपका बनता है और सबसे ज्यादा जो यहाँ से पूछा जाता है वो पूछा जाता है जेनेटिक डाइवर्सिटी के बारे में। ठीक है, जेनेटिक डाइवर्सिटी के बारे में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। वैसे तीन आपके यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी के टाइप्स होते हैं, तीनों आपने क्या रखने हैं, ध्यान रखने हैं। क्लियर है बात यहाँ पर? चलिएगा, अब हम एक वर्ल्ड वाइड सिनेरियो को देखने की, समझने की कोशिश करते हैं कि अगर मैं वर्ल्ड वाइड लेवल पे बात करूं तो पूरे वर्ल्ड में टोटली लगभग कितनी स्पीसीज यहाँ पर एग्जिस्ट करती है। देखो, आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम क्या है? IUCN, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, IUCN की फुल फॉर्म याद रखिएगा, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। समझ में आई बात? ये क्या करती है आपके? इसने क्या बताया? इसने बताया कि ऑलमोस्ट इस पूरे अर्थ के ऊपर जो टोटल नंबर ऑफ बायोडाइवर्सिटीज है या टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज जो अवेलेबल है वो ग्रेटर देन 1.5 मिलियन है। समझ में आई बात? आपकी 11th क्लास की जो एनसीईआरटी है उसके अंदर लिखा हुआ है कि 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीसीज अब तक डिस्कवर हो चुकी हैं। और लगभग वही इन्होंने क्या बोला कि 1.5 से ज्यादा 1.7 1.8 मिलियन है। उसके अलावा एक साइंटिस्ट आए थे जिनका नाम था भैया जी रॉबर्ट में। क्या नाम था? रॉबर्ट में। रॉबर्ट में ने क्या बोला कि इस पूरे अर्थ के ऊपर, इस पूरे अर्थ के ऊपर, पूरे बायोस्फीयर के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज अवेलेबल है वो है 7 मिलियन। कितना है? 7 मिलियन, जिसका हम अब तक केवल 22% ही डिस्कवर कर पाए हैं। काफी इंपॉर्टेंट बात है। टोटल ग्लोबली टोटल स्पीसीज की डाइवर्सिटी कितनी है? 7 मिलियन की। उसका लगभग अभी तक हम कितना डिस्कवर कर पाए भैया जी? 22%। अब 22% में भी आपका मैक्सिमम 70% क्या डिस्कवर किया हमने? एनिमल। रिमेनिंग क्या डिस्कवर किए? 22% हमने प्लांट डिस्कवर किए। एनिमल में सबसे ज्यादा कौन थे भैया? आपके इंसेक्ट थे। आपके ये पाई चार्ट वगैरह दे रखे एनसीईआरटी के अंदर, उसे ध्यान से देखिएगा। तो आपके क्या है, अगर आपके पास एनसीईआरटी तो खोल के बैठिएगा एनसीईआरटी को। ठीक है, तो आपके क्या है, 70% एनिमल में लगभग आपके 70% से ज्यादा क्या देखने मिलते हैं? इंसेक्ट देखने मिलते हैं। उसके अलावा जो आपके प्लांट होते हैं, जो आपके लगभग 22% डिस्कवर हुए हैं प्लांट, ठीक है, उनमें भी लगभग आपके मैक्सिमम क्या देखने मिलता है आपको? फंगस। मैक्सिमम फंगस की डिस्कवरी वहां पर आपको हुई थी। ठीक है, कहने का मतलब ये हमारा कि एनिमल के केस में सबसे ज्यादा आपके इन्वर्टिब्रेट है, प्लांट के केस में सबसे ज्यादा आपके फंगस है। सर फंगस तो प्लांट ही नहीं, प्लांट मान लो ना,
ठीक है। तो फंगस क्या है, आपके प्लांट की कैटेगरी में जो आपके 22% डिस्कवर हुए थे प्लांट थे, 70% एनिमल थे। एनिमल में मैक्सिमम इंसेक्ट को डिस्कवर किया गया था, और आपके प्लांट में सबसे ज्यादा मैक्सिमम नंबर में इंसेक्ट को हमने डिस्कवर किया था। समझ में आगे बात आपके, क्लियर है? चलिएगा, अब एक सवाल यहाँ पर पूछा जाता है कि आपके नंबर ऑफ प्रोकैरियोटिक स्पीसीज को हम इस कैलकुलेशन से 7 मिलियन 22% वाली इनसे बाहर निकाल करके रखते हैं, और इसका सीधा सीधा कारण बनता है कि भैया जी ऐसा क्यों। देखो, आपके मैंने नोट्स भी लिख रखा, नोट्स के अंदर के प्रोकैरियोटिक स्पीसीज का हमें कोई आइडिया नहीं है। सबसे पहला मेथड है कि जिस हमने टेक्सोनोमिक क्लासिफिकेशन, जो हमने कन्वेंशनल टेक्सोनोमिक मेथड थे, वो इतने ज्यादा इफेक्टिव नहीं थे। किसके लिए इफेक्टिव नहीं है अभी भी? किसके लिए? माइक्रोब्स को क्लासिफाई करने के लिए, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि कई सारे माइक्रोब्स ऐसे हैं कि जिन्हें स्टडी करने के लिए आप लेबोरेटरी के अंदर कल्टीवेट नहीं कर पाते, इसीलिए इतना ज्यादा। और ये दिखने में बड़ी सिंपल से प्रॉब्लम लगती है, लेकिन ये एक बहुत बड़ी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से हमने क्या कर दिया, इस चीज से आपके जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उन्हें बाहर रख दिया। प्रोकैरियोट्स यानी लगभग बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया वगैरह, उनके बारे में यहाँ पर क्या चल रही बात चल रही। अब एनसीईआरटी का फिगर नंबर 15.1 है, आपकी एनसीईआरटी के अंदर है। अगर आप एनसीईआरटी ले रहे हैं तो उसे प्लीज आप जरा ध्यान से देखिएगा। अब आगे से जो भी आपकी क्लास होगी उसे जरा ध्यान से देखा करो, ठीक है। तो फिगर नंबर 15.1 है, आपको जरा ध्यान से देखिएगा, आपको देखने के लिए टाइम दे दिया जाएगा, टेंशन नहीं लेनी, अभी भी किसी का कोई डाउट नहीं है। अच्छी बात है, वेरी गुड। तो इसका मतलब सभी की समझ में आ रहा है। अरे समझ में आ रहा है क्या सबकी? मुझे तो आवाज भी नहीं आनी, मैंने तो मैं सबको म्यूट कर दिया। अच्छा करा, नीचे चे 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 चक्कर 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 करते रहते हैं। बहुत बढ़िया, चलो भैया, ठीक है। तो ये तो क्या थी बात हमारी, ये थी बात हमारी ग्लोबल लेवल पे डाइवर्सिटी के बारे में बात है भैया। अब हम किसके लेवल पे बात करने की कोशिश करें, हम बात करते हैं इंडिया के अंदर बायोडाइवर्सिटी क्या है। देखो, बायोडाइवर्सिटी के रिचनेस के बिहाफ पर हमने पूरे वर्ल्ड के अंदर लगभग 12 मेगा डाइवर्सिटी को सेलेक्ट किया है, जिनमें से एक इंडिया भी मौजूद है। अगर मैं टोटल जमीन की बात करूं, जितनी भी इस टोटल अर्थ के ऊपर जितनी भी लैंड एरिया है, उसका 2.4% इकलौता कहां पर है, इंडिया में कंट्रीब्यूट होता है। उसके अलावा टोटल जितनी भी डाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी अवेलेबल है, उसकी लगभग 8% के करीब कहां पर है, आपके इंडिया में पाई जाती है, जिसमें लगभग 45,000 स्पीसीज प्लांट की होती है, 90,000 स्पीसीज आपके एनिमल्स की देखने मिलती हैं, और 1 लाख स्पीसीज प्लांट की और लगभग 3 लाख स्पीसीज एनिमल की डिस्कवर किया जाना अभी भी बाकी है। समझ में आए बात? यानी अभी बहुत बड़ा नंबर है जिसको हमें डिस्कवर करना है। खैर, ठीक है। उसके अलावा बहुत सारी स्पीसीज ऐसी हैं जिन्हें हमने डिस्कवर होने से पहले ही क्या हो चुकी, एक्सटेंट हो चुकी। और ट्रॉपिक्स फॉरेस्ट जो होते हैं ना आपके, जैसे अमेजन वगैरह, इसके अंदर तो बहुत रहस्यमय चीजें छिपी हुई हैं। ऐसी कई बीमारियों का इलाज इनके अंदर मौजूद है, इन पौधों के अंदर, अमेजन रेन फॉरेस्ट के अंदर। शायद ऐसी बीमारी हमने सुनी भी ना हो, उनका इलाज ऑलरेडी वहां पर क्या है, अवेलेबल है। समझ में आई बात आप लोगों के? तो थोड़ा सा इस चीज के बारे में ध्यान रखेंगे। उसके अलावा सवाल ये आता है कि जी बायोडाइवर्सिटी जो है वो यूनिफॉर्म नहीं है थ्रू आउट द अर्थ। बायोडाइवर्सिटी यूनिफॉर्म नहीं है, कहीं पर बायोडाइवर्सिटी ज्यादा है, कहीं पर बायोडाइवर्सिटी कम है। तो सवाल उठता ये है कि जो बायोडाइवर्सिटी के डिस्ट्रीब्यूशन का जो पैटर्न है, उस पैटर्न को अफेक्ट कौन कर रहा है, किसकी वजह से, क्या फैक्टर ऐसा है कि बायोडाइवर्सिटी आपके यहाँ पर यूनिफॉर्म नहीं होती है। और दूसरा क्वेश्चन आपका यहीं से बनता है। पहला क्वेश्चन बनता है आपका टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी से, इंपॉर्टेंट पॉइंट लगा करके बैठिएगा। और दूसरा क्वेश्चन बनता है आपका यहाँ पर कि बायोडाइवर्सिटी के जो पैटर्न्स होते हैं, वहां से एक क्वेश्चन आपको मिलना बिल्कुल तय है इस चैप्टर से। समझ में आई बात? तो बायोडाइवर्सिटी के जो पैटर्न्स होते हैं वे दो चीजों से अफेक्ट होते हैं। सबसे पहला होता है लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट्स, और दूसरा होता है स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप। समझ में आए बात? तो बायोडाइवर्सिटी के जो पैटर्न है, हमारा डस्टर कम कपड़ा कहाँ है, इसको ढूंढने की आवश्यकता पड़ चुकी है, क्योंकि लगता है हमें कि थोड़ा बहुत तो बोर्ड पे लिखना ही पड़ेगा। मैं ये कह मास्टर तो खड़ा हो गया, प्रवचन देके चला गया। खैर कोई बात नहीं। तो भैया मजा आ गए तुम लोगों के, वैसे भी हैं, पढ़ाई नहीं करनी, कुछ नहीं करना, लुटिया डुबाओगे हैं। चलो खैर, करें भी तो क्या करें, पढ़ाई करते रहना भैया, चाहे ज्यादा नहीं, थोड़ी थोड़ी, लगभग 30-30 मिनट रोज सभी सब्जेक्ट को दे लो। ये जो आपके इस, एक चीज और मैं बता दूं, कल से काफी बच्चों के फोन आ रहे हैं मेरे पास में, मैसेज आ रहे हैं, और मैं थक गया जवाब देते देते। आपके 12th के पेपर पोस्टपोन नहीं होंगे, मतलब कैंसिल नहीं होंगे। 10th वालों को कैंसिल इसलिए हुए क्योंकि 11th और 12th में उन्हें वे सारी चीजें दोबारा से पढ़नी है। अबे गधो, तुम तो 12वीं के बाद में डायरेक्ट ग्रेजुएशन में जाओगे, हैं? तुम्हें 12वीं के बाद बेसिक कहाँ पढ़ाएंगे? 10th में तुमने बेसिक पढ़ा, ठीक है, नहीं पढ़ा, ठीक है, 11th से दोबारा बेसिक से पढ़ाई जाएंगे हर एक चीज, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो बायो हो। ठीक है ना? 11th में बेसिक पढ़ोगे आप, उसके डिटेल फिर 12th में पढ़ोगे। इसीलिए 10th के कैंसिल करके 11th में प्रमोट कर दिया। लेकिन वोट अबाउट उनके जो 12th के बाद 12th वालों को प्रमोट करके ग्रेजुएशन में पता लगा तुम क्या नाम लेकर प्रमोट हो गए, कहाँ चले गए? एमबीबीएस करने के लिए चले गए। एमबीबीएस में प्रोफेसर थोड़े तुम्हें वहां 11th 12th के बेसिक पढ़ाएगा।
तो इस मुकालते में मत रहना कि तुम्हारे एग्जाम कैंसिल हो गए। बेटा आपके एग्जाम बिल्कुल भी कैंसिल नहीं होने वाले हैं। एग्जाम हो चाहे सितंबर में जाकर। एक आर्टिकल और पढ़ रहा था कल मैं, उस आर्टिकल में कहा गया आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स और इंग्लिश, इन 5 सब्जेक्ट के एग्जाम तो होंगे ही होंगे। रिमेनिंग जो आपके सब्जेक्ट हुआ फाइन आर्ट, कंप्यूटर वगैरह, इनके या तो इनकी परफॉर्मेंस के बिहाफ पर आपको नंबर मिलेंगे, या ऑब्जेक्टिव टाइप का कुछ भी हो, या आपको थ्योरेटिकल हो सकता है। लेकिन 5 एग्जाम आपको देने हैं, मतलब देने हैं। हर स्टूडेंट को 4 एग्जाम देने कंपलसरी है। भाई बायो वाला मैथ्स नहीं देगा, मैथ्स वाला बायो नहीं देगा। कुछ ऐसे महामूर्ख हैं, मतलब महामूर्ख तो बोला नहीं चाहिए, महानुभाव बोलेंगे। कुछ ऐसे महानुभाव हैं जिन्होंने मैथ्स भी ले रखी है, बायो भी ले रखी है, उन्हें बोलते हैं खतरों के खिलाड़ी। खैर ठीक है, तो भैया ऐसा कोई वहम मत पाल लेना जिससे बाद में आप जो है सिर पकड़ के रो, कहने लगे अरे ये क्या हो गया, मास्टर ने तो हमें पहले कुछ इसके बारे में जानकारी नहीं दी थी। भैया मास्टर ने आपको इसके बारे में कदम कदम पर जानकारी दी है, इसलिए मास्टर की जानकारी को ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। ठीक है, हाँ कद ने सोच रहे हो अब थोड़े कुट्टेगा मास्टर। हाँ कोई बात नहीं, आपकी क्लासेस मंडे से फिजिकली रिज्यूम कर दूंगा मैं दोबारा। ठीक है, घर पे ही करूंगा, पर अभी सेंटर पे नहीं करना, क्योंकि पकड़ के पुलिस ले जाएगी, मुझे ले जाएगी, तुम्हें थोड़ा ही ले जाएगी। खैर, तो अगला जो टॉपिक है हमारा वो है क्या, आ जाओ भाई, ज्यादा नहीं ऐसा करते, चलो दांत फाड़ रहे, आवाज सुन गई मुझे। पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी। गर्मी बहुत है भैया, रोजे से भी है। जैद रोजे से है तू? जैद, जैद से पूछू तो सही, जैद तो दिखाई भी नहीं पड़ रहा मुझे। हाँ भाई जैद, अबे जैद सुन भी रहा तुझे नहीं? रोजे से है? जैद असरा पर बोल नहीं रहा। जैद कह रहा हाँ जी, यस रोजे से हूँ जी, सुन रहा हूँ जी, हूँ हाँ यस सर। तोपची तुझे क्या हो गया, तेरे तू भी रोजे से तोपची भरती भाई, इसका मतलब आज ओ ले भाई, लपेट दे भाई, दिखा है तो तोपची ने, तोपची क्या खाया था ना आज को बता ईमानदारी से, चल तोपची क्या खाया? खा लिए होंगे समोसा वमोसा बढ़िया करके, दूध बस। अबे दूध खाता नहीं, पी रहे हैं गधे, क्या हो गया तुझे? जब बरत नहीं जिल्ला रख क्यों रहा फिर? हाँ, तू भी रोजे से हो क्या दीदी? आप भी, दीदी भी तो है शायद यहाँ पे कोई सी, कौन है, शिवानी, हाँ शिवानी दीदी आप भी हो रोजे से? सॉरी मतलब बरती रखा होगा इसने भी बेचारी ने, ऐसी तो बात नहीं है। दूध लिख रहा हूँ, चलो अच्छी बात है भैया, होना चाहिए भाई, रखो रखो व्रत रखो, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो घबराहट तो नहीं हो रही तुम्हें किसी तरह पेपर के लोग? ओले भाई, ये तो दीदी तो भर्ती ही नहीं है। दीदी ने तो कह दिया कि अल्लाह क्या टेंशन भर्ती वर्ती रखे है, क्या फायदा, सब मोह माया है जी, क्यों अपने शरीर को दुख देना। यही बात है, वेरी गुड, बहुत अच्छा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो भैया बहुत हो गया, आ जाओ अपने वापस टॉपिक पर आ जाओ, ज्यादा नहीं सिर पे चढ़ा करते, इतना बहुत है। हाँ चलो भैया, तो अगला जो टॉपिक हमारा वो है पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी के। बायोडाइवर्सिटी का पैटर्न कौन कौन सी चीजों से अफेक्ट होता है। तो सबसे पहला है आपका लैटिट्यूडनल, स्पेलिंग तो बता दो यार, मेरे तो स्पेलिंग भी खराब हो गई। लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट, सबसे पहला जो फैक्टर है जो अफेक्ट करता है वो क्या होता है, लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट्स। और दूसरा होता है स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप। एक तो बड़े बोर्ड का मुझे इतना बड़ा हल्का आता है कि बस मेरे हाथ दुख जाते हैं लिखने और मिटाने के लिए, फिर मैं लिखता नहीं हूँ और मिटाता भी नहीं हूँ। ठीक है, छोटा बोर्ड अच्छा लगता है। इतना अलकस है सर आपके अंदर है, इतना अलकस भर के जाएंगे कहाँ। चलो भैया, एक साथ नहीं कवर करा रहा, टेंशन नहीं लेनी, आपको अलग अलग कराएंगे। देखो लैटिट्यूड ग्रेडियंट क्या बोलता है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। अपने अर्थ की पोजीशन, ये क्या है, हमारी पृथ्वी है, ये पृथ्वी हमारी, ये क्या है, इक्वेटर है, और ये हमारा नॉर्थ पोल है, ये हमारा साउथ पोल है। इक्वेटर से 23.5 डिग्री नॉर्थ यानी ऊपर की तरफ, 23.5 डिग्री साउथ यानी नीचे की तरफ, ये आपका कौन सा फॉरेस्ट होता है, ट्रॉपिक्स होता है। कौन सा रीजन होता है, ट्रॉपिकल रीजन देखने मिलता है। समझ में आए बात? इससे नेक्स्ट क्या देखने मिलता है आपको, टेम्परेट देखने मिलता है। और भैया जी ज्यादा डिटेल में ना जाओ, इससे आगे क्या है, पोल है आपका। 3 चीजें काफी है आपके लिए, इतना याद रखना बहुत है। ठीक है, तो ये ट्रॉपिकल है, ये टेम्परेट है। यानी जब मैं बात कर रहा हूँ ट्रॉपिक्स वाले रीजन की, तो समझ जाना मैं नियर इक्वेटर के बारे में बात कर रहा। किसके बारे में बात कर रहा, इक्वेटर के बारे में बात कर रहा। जब मैं बात कर रहा हूँ पोल्स की, तो आप समझ जाना कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, नियर पोल्स के बारे में बात करता हूँ। समझ में आए बात? तो यहाँ पर एक चीज निकल करके आती है, और वो ये कि जैसे जैसे आप इक्वेटर से पोल्स की तरफ को मूव करते हैं, वैसे वैसे आपके बायोडाइवर्सिटी में कमी आती है। समझ में आ गई बात? क्या वो लिखा है कि जैसे जैसे आप इक्वेटर से
पोल्स की तरफ को मूव करते हैं, वैसे वैसे आपकी बायोडायवर्सिटी में भैया जी कमी देखने मिलती है। ठीक है, एक एग्जांपल आपकी बुक के अंदर लिख रखा किसका भैया, कोलंबिया का। कोलंबिया जो कि इक्वेटर के पास में है, यहाँ पर लगभग 1400 स्पीसीज किसकी है, बर्ड्स की पाई जाती है। न्यूयॉर्क जो कि 41 डिग्री यानी ऊपर की तरफ को, नॉर्थ की साइड में टेम्परेट जोन की तरफ को जाकर के है। न्यूयॉर्क जो कि वहां पर कितनी आपकी 105 स्पीसीज है। ग्रीनलैंड 71 डिग्री नॉर्थ, 71 भाई ये नॉर्थ क्या हो गया, तो 90 पे हो गया ना, तो 71 मतलब समथिंग लाइक दैट इधर को पड़ेगा आकर के, यानी नियर अबाउट नॉर्थ की तरफ को पड़ेगा, यानी नॉर्थ के आप और नजदीक पहुंच गए। देखिएगा कोलंबिया इक्वेटर के पास में 1400 स्पीसीज बर्ड्स की होती है। फिर आप 41 डिग्री नॉर्थ की तरफ को गए, यानी थोड़ा सा पोल की तरफ को मूव करे, तो स्पीसीज घट गई, कितनी घट के रह गई भैया, 105 स्पीसीज रह गई। अब 71 डिग्री नॉर्थ की तरफ को गए, यानी पोल के और ज्यादा नजदीक पहुंचे, तो 56 स्पीसीज कुल रह गई, किसकी, बर्ड्स की रह गई। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे आप इक्वेटर से पोल्स की तरफ को मूव कर रहे हैं, तो भैया जी यहाँ पर क्या देखने मिल रहा है, आपकी बर्ड्स की जो पॉपुलेशन है बायोडायवर्सिटी में कमी देखने मिल रही है। एग्जाम्पल यहाँ पर इंडिया का भी लिया गया है। इंडिया का ज्यादातर हिस्सा कहाँ पर है, ट्रॉपिक्स रीजन में पाया जाता है, इसीलिए इंडिया के अंदर लगभग 1200 स्पीसीज यहाँ पर क्या देखने मिलती है, बर्ड्स की देखने मिलती है। तो ये बात आपके याद रखना कि ट्रॉपिक्स हैज मोर स्पीसीज देन टेम्परेट रीजन। समझ में आए बात, ट्रॉपिक मतलब इक्वेटर समझिएगा, टेम्परेट मतलब पोल समझिएगा। लेकिन एग्जाम में आप इक्वेटर और पोल्स लिखने की बजाय ट्रॉपिक्स और टेम्परेट वर्ड का अगर यूज करते हैं तो वो ज्यादा बेटर होगा। ठीक है भैया, क्लियर है भैया। चलिएगा अब हम बात करते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। एक रेन फॉरेस्ट का नाम आपने सुना होगा जिसे हम लंग्स भी कहते हैं, किसका, पृथ्वी का, धरती का लंग्स भी बोला जाता है, और उस फॉरेस्ट का नाम है अमेजन रेन फॉरेस्ट। क्या नाम है भैया, अमेजन रेन फॉरेस्ट। यहाँ पर ग्रेटेस्ट बायोडायवर्सिटी देखने मिलती है। समझ में आई बात आपके, और बायोडायवर्सिटी इतनी है कि भैया इंडिया में 40,000 तरह के प्लांट है, 45,000 तरह के प्लांट है, 90,000 तरह के एनिमल है, वहां पे 40,000 तरह के प्लांट अवेलेबल है। तो अमेजन रेन फॉरेस्ट जो है वो घर है 40,000 प्लांट स्पीसीज का, 3,000 मछलियों का, 1,300 बर्ड्स का, 427 मैमल्स का, 427 एम्फीबियंस का, 378 रेप्टाइल्स का, 1,25,000 स्पीसीज इनवर्टिब्रेट्स की वहां पर मौजूद होती है, और लगभग 2 मिलियन स्पीसीज, 2 मिलियन मतलब 20 लाख के करीब इंसेक्ट ऐसे हैं, 20 लाख के करीब इनवर्टिब्रेट्स ऐसे हैं जिनको अभी भी डिस्कवर किया जाना बाकी है। तो ये बात आपने क्या रखना है, ध्यान रखना है। समझ में आ गया बात। अब यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है वो क्या बनता है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है सबसे पहले तो अरेंजमेंट ही, कि इक्वेटर से पोल्स की तरफ को जाकर के क्यों बढ़ती है, क्यों घटती है, तो वो तो आपको लॉजिक पता ही होगा कि भैया जैसे जैसे यहाँ पर सन, सूरज की किरणें, सन रेज यहाँ पर जो होती है वो यहाँ की प्रोडक्टिविटी को क्या कर देती है, इंक्रीज कर देती है। तो यहाँ से रीजन पूछा जाता है कि भैया ऐसा रीजन बताइए कि ट्रॉपिक्स रीजन में ज्यादा ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी देखने मिलती है। देखो सबसे पहला रीजन क्या है, स्पेसिएशन जो होता है, यानी बायोडाइवर्सिटी नई नई स्पीसीज का जो बनना होता है उसमें समय लगता है, इवोल्यूशन की चीजों में, बहुत सारी चीजों में। और सबसे बड़ा काम जो रहा वो ये रहा कि जो आपका सबसे ट्रॉपिक्स वाला रीजन रहा है, ये यहाँ पर काफी लंबे समय तक क्या रहा है, अनडिस्टर्ब एरिया रहा है। यानी यहाँ पर कोलोनाइजेशन नहीं हुआ, लोग ज्यादातर मूव नहीं करे, पीछे की तरफ से मूव कर करके, नीचे की तरफ से मूव कर करके आ रहे थे ट्रॉपिक्स रीजन में। तो काफी लंबे समय तक ये एरिया क्या रहा है, आपका अनडिस्टर्ब रहा है, ज्यादा छेड़छाड़ नहीं हुई। यहाँ पर किसी तरह का क्लाइमेटिक वेरिएशन देखने नहीं आया, सीजनल वेरिएशन ज्यादातर यहाँ पर देखने नहीं मिले। माहौल यहाँ का थ्रू आउट द ईयर प्रोडक्टिविटी क्या रही, लगभग कांस्टेंट रही। सनडे सूरज इसके बिल्कुल सामने पड़ रहा था, किसी तरह की सनलाइट में भाई आप प्लांट फोटोसिंथेसिस करेगा, फूड बनाएगा, वाटर की अवेलेबिलिटी होगी, ये सारे एबायोटिक फैक्टर जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़े थे यहाँ पर क्या थे भैया, भरपूर थे। ठीक है, तो दो तीन पॉइंट है आपको ध्यान रखने के भैया, स्पेसिएशन इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कि लेस क्लाइमेटिक वेरिएशन, ठीक है। तीसरा है अनडिस्टर्ब फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। और फोर्थ पॉइंट क्या है कि ट्रॉपिक रीजन कहाँ है, इक्वेटर के पास में है। इक्वेटर के पास में सबसे ज्यादा सोलर एनर्जी है, जितना ज्यादा सोलर एनर्जी होगी उतनी ज्यादा वहां पर क्या देखने मिलेगी, आपको प्रोडक्टिविटी देखने मिलेगी। और यही कारण है आपका कि इक्वेटर पर बायोडाइवर्सिटी आपको मैक्सिमम देखने मिलती है, और पोल्स में बायोडाइवर्सिटी आपको क्या देखने मिलती है, कम से कम देखने मिलती है। या कह लो कि इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हुए बायोडाइवर्सिटी में क्या आती है, कमी आती है, और पोल से इक्वेटर की तरफ आते हुए बायोडाइवर्सिटी में, फोकस कर लो सर, बार बार ब्लर हो रही है वीडियो, वीडियो ब्लर हो रही, लाहौल बिला कुव्वत, ऐसा कैसे हो सकता है। और पांडे जी इसमें नहीं होता फोकस, चलो। ओ माय गॉड, भाई नेटवर्क की प्रॉब्लम है, ब्लर उसकी नहीं है। टेक्निकल टीम भी जुड़ी हुई मेरे साथ में, कभी सोच रहे हो तो हल्के में ले रहा हो इस ऐप को, समझ गया। टेक्निकल टीम ये कह रही है कि सर आपका ब्लर नहीं होता, ये मतलब नेटवर्क का इश्यू है। नेटवर्क तो नहीं गया मेरा, मेरे तो यार नेटवर्क ठीक आ रहे। और नेट तो खत्म नहीं हो रहा तुम्हारा, तुम्हारा क्या, मेरा तो नहीं हो रहा वो भाई साहब।
1 GB भाग गया मेरा तो इसमें। चलो खैर, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं। अच्छा साफ नहीं आ रहा यहाँ पे। नेटवर्क का इश्यू है भैया जी ये। फोकस या ऑटो फोकस का इश्यू नहीं है, ब्लर का इश्यू नहीं है, नेटवर्क का इश्यू है। कोई नहीं, आवाज तो साफ सुन ली होगी। आवाज के लिए जवाब दें भैया, क्या मेरी आवाज साफ सुनाई दे रही है? आवाज तो साफ सुन ली होगी, अब कोई तो हाँ बोल दो। गधो, साफ आ रही है आवाज तो। ठीक है। आलू आलू लिखा बतन ने। साफ आ रही है अब तो, साफ आ रहा है अब तो, अच्छा अब साफ आ रहा। हाँ तो नेटवर्क की दिक्कत है ना भाई, मैं थोड़े घर से कुछ कर रहा। मेरी आवाज सुनो जाओ। थोड़ी सुरीली आवाज है क्या मेरी? क्या सुरीली आवाज? कैसा फटा बांस। चलो भैया, अगला टॉपिक है, और अब का लास्ट टॉपिक है हमारा। लास्ट टॉपिक है क्या सही में? हाँ लास्ट है। अब का हमारा लास्ट टॉपिक बचता हमारा स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप। ठीक है, स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप काफी इंपॉर्टेंट है, और भैया जी इसको लेकर के भी आपकी बुक के अंदर एक ग्राफ दे रखा है, और वो ग्राफ आपको बड़े अच्छे से तैयार करना है। मैंने पहले भी बोला था कि पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी से एक क्वेश्चन आपका आएगा, चाहे वो लैटिट्यूड का पूछे, चाहे वो स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप का पूछे। ठीक है, चलिएगा। तो भैया जी आपके एक वे हुए, क्या बोलते हैं उसे, बोटनिस्ट बोल दो, नेचुरलिस्ट बोल दो, साइंटिस्ट बोल दो, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। देखिए मुझे नहीं पता आपको सही नाम दिखाई पड़ रहा है नहीं है, लेकिन जहां तक है कि नेटवर्क मेरे वाले भी थोड़े से कमजोर पड़ गए, ठीक है ना, क्योंकि इसमें लगभग 1 GB डाटा हो गया पूरा का पूरा इसका, और अब 2 GB चल गया। अच्छा मैसेज किसने करा है? मस्त आ रही है आवाज भी। अच्छा आवाज मस्त आ रही। ठीक है चलो, ज्यादा लोड नहीं लिया करते। ठीक है, नाम देखिएगा, कोई बात नहीं। मैं मतलब नेटवर्क का इश्यू थोड़ा सा, कल से दूसरे वाले सिम पर कर लूंगा, एयरटेल वाले पर, उसको मजा मजा आएगा। ठीक है, तो अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। ठीक है, हम्बोल्ट। मेरी समझ में एक बात नहीं आती यार, जब हम बोल्ट बोलना तो डी लगाने की क्या जरूरत है? ऐसा हटाओ, बिना मतलब का सिर में दर्द करते हैं यार, एक वर्ड लगा के है। वैसे यहाँ परेशान है स्पेलिंग को लेकर के, समझ नहीं आता कि क्या बोले क्या ना बोले, इतनी आदत हो चुकी होती है। चलो, अलेक्जेंडर वोन हम्बोल्ट ने क्या बोला? अलेक्जेंडर वोन हम्बोल्ट ने बोला कि भैया, कि जैसे जैसे आप एरिया बढ़ाते हैं, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, कि जैसे जैसे आप एरिया बढ़ा रहे हैं, वैसे वैसे स्पीसीज का नंबर भी बढ़ने लगता है, लेकिन एक लिमिट तक। समझ में आए बात? अलेक्जेंडर वोन हम्बोल्ट ने बोला कि जैसे जैसे आप एरिया बढ़ा रहे हैं, वैसे वैसे स्पीसीज का नंबर भी बढ़ने लगता है, लेकिन स्पीसीज का नंबर एक लिमिट तक बढ़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपसे बोलूं, आपके घर कितने गज का है? 100 गज का है भैया, उस घर में बताओ कितनी स्पीसीज है। आप बोलो जो चूहा, मच्छर, मक्खी, मकड़ी वगैरह वगैरह आदि इत्यादि। आपके घर में भैंस नहीं है, पड़ोसी के घर में भैंस है, उसका भी घर 100, उसका भी मकान 100 गज का। तो आप जब एरिया बढ़ाएंगे, 200 गज करेंगे, तो 4 चीजें तो कॉमन रहेंगी, एक चीज उसके यहाँ भी कॉमन है। समझ मारी बात आपके? तो एक लिमिट तक की स्पीसीज बढ़ेगी, उसके बाद कॉमन होने लग जाएंगे भैया। स्पीसीज कहाँ बढ़ेगी? एरिया बढ़ाने पर स्पीसीज कॉमन निकलेंगे। तुम्हारे घर में भी भैंस है, तुम्हारे महल्ले में भैंस होगी तो अगले महल्ले में होगी। अबे पूरे कस्बे में भैंस से क्या है? तुम कैसी बात कर रहे यार हैं? ऐसी ऐसी बात करो जाओ। चलो, तो इन्होंने एक रिलेशन दिया किसके बीच में? स्पीसीज के बीच में और एरिया के बीच में, इस तरह से करके, एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए टू द पावर जेड है, ये टू नहीं है। कभी ये स्क्वायर पढ़ लो गधो, वैसे ही नहीं तुम्हें साफ दिखाई पड़ रहा। तो ये क्या है? ए टू द पावर जेड है। समझ में आए बात? अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि होता क्या है, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के लिए कांस्टेंट लगाएंगे, तो एस इज इक्वल टू सी ए टू द पावर जेड। इस दोनों को जब ये आप ग्राफ लेते हैं, आपका ग्राफ यहाँ से दिखा रखा बुक के अंदर गलत है, एरिया कभी जीरो नहीं होता। समझ में आए बात? ये आपका ग्राफ यहाँ से चालू होना चाहिए। ठीक है, ये आपके हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला दिखता है, जिसे स्टडी करना थोड़ा सा टिपिकल होता है। कुछ नहीं किया भैया, इसकी वैल्यू क्या ले दी? लॉग में ले दी। किस में ले दी? लॉग टेबल में ले दी। लॉग टेबल में लेकर के क्या होगा, यही लाइन आपको स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी, फिर आपको स्टडी करना आसान हो जाता है। तो कैसे आया क्या नहीं आया, वैसे आप मैथ्स वगैरह तो है, वो सॉरी फिजिक्स तो है, इतना लॉग तो आना चाहिए, मैंने सिखा भी रखा। तो ये क्या हो गया तुम्हारा, लॉग एस इज इक्वल टू लॉग सी प्लस जेड लॉग ए। मुझे नहीं मालूम है कि शायद आपको सही दिखाई पड़ रहा या नहीं पड़ रहा, लेकिन मैंने बोल दिया कि लॉग एस इज इक्वल टू लॉग सी प्लस जेड लॉग ए, और ये आपके वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाली इक्वेशन है। ये क्या है? एम मतलब स्लोप, एक्स ये सी, और ये क्या हो गया? वाई, यानी वाई एक्सिस पे आप क्या लेंगे? स्पीसीज लेंगे। एरिया कहाँ ले रहे हैं आप? एक्स एक्सिस पर। समझ में आ गई बात आपके? ठीक है, जेड का मतलब क्या है आपका? अरे जेड होता है आपका स्लोप होता है। ठीक है, स्लोप ऑफ लाइन, रिग्रेशन कोफिशिएंट भी बोलते हैं इसे।
समझ में आई बात। और एक चीज जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जेड की वैल्यू हर एक टैक्सा के लिए, टैक्सा मतलब एक ग्रुप होता है जिसमें आप एनिमल को क्लासिफाई करते हैं, हर एक टैक्सा के लिए क्या है 0.1 से लेकर के 0.2 सिमिलर होती है। उसके अलावा जो आपके बड़े बड़े कॉन्टिनेंट्स के बारे में जब हम बात करते हैं, एशियन कॉन्टिनेंट, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, इस लेवल पर तो जेड की वैल्यू चेंज हो जाती है 0.6 से लेकर 1.2 तक के। और जो आपके फ्रूगिवोर्स होते हैं ट्रॉपिक रीजन में, वे बर्ड जो फ्रूट्स खाते हैं उन पक्षियों को क्या बोलते हैं, फ्रूगिवोर्स बोला जाता है। उनके लिए जो जेड की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1.5 होती है। समझ में आए बात। तो ये स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप में आपसे केवल यही पूछा जाएगा यहाँ पर, और कुछ इसमें से पूछे जाने की संभावना तो छोड़िएगा। यहाँ पे जब कुछ है ही नहीं तो पूछेगा कहाँ से, मेरी समझ में बात नहीं आती, मैं संभावना कर जाऊं बहुत। ठीक है, तो यहाँ पर आपके बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन का एक पार्ट क्या होता है बच्चों, पूरा होता है। उम्मीद है आपके यहाँ तक समझ में आया होगा। चलो फटाफट मुझे एक तो कमेंट बॉक्स में 1 मिनट के लिए आके बताओ कि किसी को कुछ डाउट हो तो ठीक हो, नहीं डाउट हो तो अपना भैया चल रहे घर को, भर्ती वाले भर्ती खोल लो, रोजे वाले रोजे खोल लो, और जो दोनों काम कर रहे हैं खोल के फिर पढ़ाई करो, पढ़ो लिखो मौज करो भैया, इधर उधर और कुछ नहीं कर रहा। कोई दिक्कत तो नहीं है हमारा ना खुलता जी। नो सर, 9 दिन, 9 दिन क्या है बे तो अच्छी हो। अच्छा 9 दिन तक, अबे तो ना खोल ले, अड़ंगे थोड़े पड़ रहा, तो पानी भी खा रहा, फल भी ले, ये भी ले, वो भी ले है, मिठा मिठा भरती तो वैसे भी। भाई यार ऐसी बात ना कर तो अच्छी तो। हाँ, लेटीट्यूड ग्रेडियंट समझ नहीं आया जैद। अबे कुछ नहीं है, लेटीट्यूड ग्रेडियंट सिंपल सा फंडा है। लेटीट्यूड ग्रेडियंट का मतलब ले भाई, लाइट चली गई, लाहौल बिला कुव्वत पढ़ दो। ठीक है, और मैं नीचे इन्वर्टर खोल के आया था। चलो खैर सुन ले भाई जैद। लेटीट्यूड ग्रेडियंट का मतलब ये समझ ले कि जैसे जैसे इक्वेटर से आप पोल की तरफ जाते हैं तो आपकी बायोडायवर्सिटी में कमी देखने मिलती है। समझ में आए बात। जैसे जैसे आप इक्वेटर से पोल की तरफ को जाते हैं तो स्पीसीज में बायोडायवर्सिटी में कमी देखने मिलती है, या फिर यूं कह लो कि पोल से जब आप इक्वेटर की तरफ को आ रहे तो बायोडायवर्सिटी बढ़ने लगती है। इसका मेन कारण है आपके सन के साथ में लोकेशन। देखो सूरज ट्रॉपिक रीजन में सबसे सामने पड़ता है, बिल्कुल सीधा पड़ता है, पहला पॉइंट, जिसकी वजह से ज्यादा सोलर एनर्जी होने की वजह से वहां पर ज्यादा प्रोडक्टिविटी है, और ज्यादा प्रोडक्टिविटी आपके ज्यादा स्पेसिएशन को बढ़ावा देती है। दूसरी चीज ये है कि यहाँ पर ट्रॉपिक रीजन जो है आपका वो काफी लंबे समय तक अनडिस्टर्ब रहा है, उसमें किसी तरह का कोई छेड़छाड़ नहीं आया है, वहां की प्रोडक्टिविटी में ज्यादा भारी डिफरेंस देखने नहीं मिला है। यही कारण है कि ट्रॉपिक रीजन में ज्यादा बायोडाइवर्सिटी आपको देखने मिलती है। और भैया जी यही आपका क्या है, यही आपका लेटीट्यूड ग्रेडियंट होता है। समझ में आ गई बात जैद, अब तो आ गई। अरे आ गई क्या, हाँ ना कुछ तो बोल रहे जैद। जैद तो बोल ही नहीं रहा। जैद आ गई, बहुत बढ़िया। चलो भाई, तो आज की क्लास प्यारे बच्चों यहीं पर समाप्त करते हैं। कल की क्लास में भी क्लास हम मंडे से, फिजिकल क्लास मंडे से चलेगी भैया, तब तक के यहीं लो चलेगी। ठीक है, घर पे रहो फिलहाल 2 एक दिन अपना, 2 एक दिन जो है वो करेंगे, उसके बाद में जो है आ जाएंगे। फिजिकल क्लास मंडे से चला लेंगे, सुबह का टाइम रख लेंगे। मौका लग गया तो सेंटर पे देखेंगे, जो सर से बात करके देखेंगे क्या है कहानी, और अगर नहीं रहा तो अपना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत किसी को। चलें, योगेश सर ने छुट्टी कर दी। अरे क्या दिन की करी, अरे क्या दिन की करी, 15 दिन की, बहुत बढ़िया बात है। तो मेरी भी 15 दिन की छुट्टी है। ठीक है, हमारी क्लास ऑनलाइन चलेगी। अब हमें मिल तो गया, रास्ता तो मिल गया। टीचमेंट ऐप है, डाउनलोड करो, मजे करो। अरे आधा घंटे में यो लेक्चर रिकॉर्डेड फॉर्म में आ जाएगा, उसी में बायो की क्लास के अंदर ही। ठीक है, 15 मई तक। अबे कोई नहीं, हम मैं भी ईद बाद ही चलाऊंगा भाई क्लास, मेरा भी मूड नहीं है वैसे चलाने का। ईद तक के पोस्टपोन रखने का इरादा मेरा भी। ईद बाद क्लास चलावेंगे, जैसा गाइडलाइन होगी उसी के हिसाब से काम करेंगे। तो कोई दिक्कत नहीं है, 15 मई तक का कोई देखेंगे अपना। फिलहाल आप ये है कि जो ऐप वगैरह डाउनलोड तुमने करी है, पढ़ी रहे, तुम इसे देख लो। 20-25 मिनट के अंदर अंदर ये लेक्चर रिकॉर्डेड फॉर्म में दोबारा आ जाएगा, वहीं पे इसको देख लो। और भाई ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन के काम कर लो। ठीक है, शिवानी दीदी आपने अभी तक क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करे क्विज के, अटेम्प्ट कर लो, पाप लगेगा। माता रानी देख रही ऊपर से, बिल्कुल पाप लगावेगी, बहुत खतरनाक वाला। कभी फिर बाद में नुको नुको जी तुमने हमें चेताया नहीं था। ठीक है भैया, चलो ठीक है भैया, पहुंचो, जा सकते हैं, कट गया तुम्हारी क्लास। चलो ठीक है भैया, पढ़ाई करो, मैं कॉल कट कर रहा भैया अब। ओके भैया।